बात करते हैं उत्तराखंड से आ रही खबर की। उत्तरकाशी के गंगनानी में बस हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 26 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में बस हादसा हुआ है। उत्तरकाशी के गंगनानी में यह बस हादसा हुआ है, यह एक्सीडेंट हुआ है। ये जानकारी मिल रही है कि इस एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई है, 26 लोग घायल हुए हैं। हादसे की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकी हमला हुआ है। डोडा में सेना और पुलिस के नाके पर आतंकी हमला। आतंकी हमले में 5 जवान घायल हुए। डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को कठुआ के साथ ही डोडा में आतंकियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। बताया जाता है कि डोडा के चत्तर गल्ला में भी पुलिस के नाके को निशाना बनाया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और नाके से निकलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर छिप गए हैं। उनकी भी तलाश जारी है। छतरगला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 70% तक कम हो चुका है। ताजा आतंकी वारदातें जम्मू कश्मीर में लौट रही शांति और विकास के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश मानी जा रही है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एक नागरिक आतंकी हमले में घायल हुआ। आतंकियों से जम्मू के लोग निजात चाहते हैं। बताया जाता है कि कठुआ के हीरानगर के लोगों ने ही आतंकियों के छिपे होने की खबर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम पहुंची। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। वहीं ADGP जम्मू आनंद जैन के मुताबिक ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन लग रही है। 2 आतंकियों की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके को घेरा गया है। यहाँ पर तैनात है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है। एक आतंकी जो है वो ढेर किया गया है। लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। 2 आतंकियों की सूचना मिलने के बाद इस पूरे इलाके को घेरा गया है। एक आतंकी को ढेर किया गया है और एक और आतंकी जो है उसकी तलाश में लगातार सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ADG आनंद जैन के मुताबिक ये पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की नई कोशिश है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया, दूसरे की भी सर्च जारी है। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में एक नागरिक को गोली लग गई। उसे जख्मी हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया है। कठुआ में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर ADG आनंद जैन ने कहा है कि इलाके में कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है। ADG ने इससे बचने की सलाह दी है। ADG के मुताबिक आतंकियों ने पानी मांगा, जिसके बाद ग्रामीणों को उन पर शक हुआ। जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रही है। सर, होस्टेज वाले भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन रूमर्स में ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ
और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे। द्विवेदी सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सरकार ने उप सेना प्रमुख के रूप में काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। रियासी हमले के आतंकियों का सुराग देने वाले के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। आतंकी की पहचान को लेकर एक स्केच भी जारी किया गया है। साथ ही एनआईए की जांच भी शुरू कर दी गई। इस स्केच को देखिए, क्या आपने इसे कहीं देखा है? तो आतंकवाद के खिलाफ जंग में देश की बड़ी मदद कर सकते हैं। ये स्केच रियासी आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों की निशानदेही पर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि शिव घोड़ी से दर्शन कर माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ तीर्थयात्री लौट रहे थे, तभी आतंकियों ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक आतंकी को देखा था। दर्शन करके वापस आ रहे थे, बस अचानक जो है बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया। हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे। गोली जब सबसे पहले चला तो उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहाँ से आ रही थी। रियासी पुलिस ने पौनी इलाके में यात्री बस पर हाल ही में हुए हमले में शामिल इस आतंकी की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। रियासी पुलिस ने आम जनता से इन नंबरों पर जानकारी देने की अपील की है। आप रियासी के एसएसपी, एएसपी, डीएसपी मुख्यालय पौनी और रनसू के एसएचओ और पीसीआर किसी को भी दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के रियासी में 9 जून को तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि 9 जून को रियासी में तीर्थ यात्रियों पर किया गया हमला पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवादियों की कायरतापूर्ण हरकत थी। इसलिए बजरंग दल ने देश में इस्लामी आतंकवाद का पुतला जलाने और जिलाधिकारियों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। ज्ञापन के जरिए आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने आतंकी हमले में मारे गए तीर्थ यात्रियों को श्रद्धांजलि दी और घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी घटनाओं के बीच आज सालाना खीर भवानी यात्रा भी शुरू हो रही है। आज 8,400 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। एक तरफ आस्था को उमंग है, माता खीर भवानी पर विश्वास रखने वालों की भक्ति का सैलाब उमड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ रियासी, कठुआ और डोडा 3 जगहों पर आतंकियों का साया है। आस्था पर आतंकवाद भारी न पड़े, इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रीनगर के तुल्ला मुल्ला गांव स्थित माता खीर भवानी का मंदिर को लेकर मान्यता है कि संकट आने से पहले ही मंदिर स्थित कुंड के पानी का रंग अपने आप काला पड़ जाता है। माता खीर भवानी मंदिर कश्मीर पंडितों की आस्था का केंद्र है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी पर मनाया जाने वाला वार्षिक खीर भवानी मेला 14 जून को कश्मीर के तुलमुल्ला, गंदरबल, टिक्कर, कुपवाड़ा, लखतीपोरा, ऐशमुकाम, अनंतनाग, माता त्रिपुर सुंदरी, देवसर, कुलगाम और माता खीर भवानी मंजगाम, कुलगाम मंदिरों में आयोजित होगा। मेले में भारत और विदेश के कई हिस्सों से लगभग 90,000 कश्मीरी पंडितों के आने की संभावना है, जो घाटी के 5 प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल 5 मंदिर परिसरों तक यात्रा के लिए 8,400 से अधिक श्रद्धालुओं को पंजीकृत किया है। लगभग 200 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। और मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मोहन चरण मांझी ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से ओडिशा के लिए मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। पार्टी ने कनक वर्धन सिंह देव को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया है। इसके साथ ही प्रवृत्ति परिदा के रूप में राज्य को एक महिला उप मुख्यमंत्री भी मिली है। मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। मोहन चरण मांझी केंदुझर जिले के एक मजबूत और तेज तर्रार आदिवासी नेता हैं। केंदुझर से लगातार 4 बार विधायक चुनते आए हैं। मांझी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और ओडिशा विधानसभा में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनको पार्टी का एक मजबूत सांगठनिक नेता माना जाता है।
इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया। बीजेपी को 147 सीटों में 78 सीटें मिली। इसी के साथ राज्य में 24 साल बाद बीजेडी सत्ता से बाहर हुई, जिसके बाद अब मांझी प्रदेश की कमान संभालेंगे। ओडिशा के निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि वो गरीब परिवार से आते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देती है। ये नजारा भुवनेश्वर में मोहन चरण मांझी के घर का है। मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान होते ही मांझी के घर पर जश्न मनने लगा। परिवार के सदस्य और समर्थक खुशी से झूम उठे। मांझी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। गरीब लोगों का काम करने का निश्चित रूप से जो हमको दायित्व मिला, वो काम हमने अगले 5 साल तक में करते करते निश्चित रूप से लोगों का विकास धारा बढ़ाते हुए उनको न्याय दूंगा। और चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पवन कल्याण समेत 25 मंत्री भी शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। चुनावों में शानदार जीत के बाद चंद्रबाबू नायडू चौथी बार सीएम के रूप में वापसी कर रहे हैं। नायडू विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। मंगलवार को तेलुगु देशम विधायक दल और एनडीए सहयोगियों ने नायडू को अपना नेता चुना। इससे पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर ने नायडू को आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने का न्योता दिया। नायडू के अलावा पवन कल्याण समेत 25 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू से दोनों नेताओं ने मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी विजयवाड़ा में नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा शपथ ग्रहण में कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। चिरंजीवी, रामचरण और रजनीकांत विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट से नाम के आगे लिखा मोदी परिवार हटा लिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से भी इसे हटाने की अपील की है। चुनाव के दौरान लालू यादव ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि उनका कोई परिवार ही नहीं है। इसके जवाब में पीएम ने कहा था कि भारत के लोग ही उनका परिवार है। इसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के आगे मोदी का परिवार लिखा था। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा, मुझे इससे बहुत ताकत मिली है। हम सभी के एक परिवार होने के संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने सोशल मीडिया खाते से मोदी का परिवार हटा दें। वहीं प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रियंका ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आभार जताते हुए प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का किस अंदाज में परिचय दिया, इससे आपको इस बात के संकेत मिलेंगे कि राहुल रायबरेली रहेंगे या वायनाड। रायबरेली के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, और किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि राहुल अब यही रहेंगे, वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। रायबरेली के हैं और रायबरेली राहुल जी की है। राहुल गांधी जी रायबरेली के हैं, रायबरेली में ही रहेंगे। इनका परिवार पूरा रायबरेली से ही है। रायबरेली ये नहीं छोड़ेंगे। वाई नॉट इस्तीफा दे देंगे, रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से 3,90,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, जबकि वायनाड से 3,64,000 वोट से जीत हासिल की है।
और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद कल से 3 दिनों के लिए विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इटली दौरे की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बताया जाता है कि 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा होगा। पीएम मोदी भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था का देश बनाने को लेकर संकल्पित हैं। लोकसभा चुनाव में इसकी कई बार घोषणा भी कर चुके हैं। ऐसे में पीएम की कमान संभालते ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में ये सम्मेलन अहम साबित हो सकता है। दरअसल G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी अपने दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक सहित कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल हो सकते हैं। पीएम के दौरे का दूसरा कारण बताया जा रहा है भारत की शांति प्रियता। पीएम मोदी शांति को लेकर अहम भूमिका निभाते रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन से लेकर गाजा युद्ध मुद्दा अहम रहेगा। सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की भी भाग लेंगे। और एक बड़ी खबर है, बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया कार्यकारी अध्यक्ष। पीएम के इटली दौरे के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक। संसदीय बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष पर फैसला लेगा। दिसंबर तक कार्यकारी अध्यक्ष काम करेगा। नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में संभव। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका हमारे संवाददाता। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है और क्या संभावित कुछ नाम भी चल रहे हैं बीजेपी के अंदर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इटली का दौरा है उसके बाद बताया जा रहा है कि संभवतः बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है, जिसमें बीजेपी का जो अगला अध्यक्ष कौन होगा उसके नाम को लेकर चर्चा हो सकती है और मुहर लग सकती है। और संभावना इस बात में जताई जा रही है कि चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष के लिए बाकायदा पार्टी के अंदर चुनाव होता है और उसके लिए नियम यह है कि जब तक आधे राज्यों में संगठन का चुनाव नहीं हो जाए तब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ऐसे में संभावना इस बात की है कि संसदीय बोर्ड में बीजेपी के किसी कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है और उस कार्यकारी अध्यक्ष के रहते हुए उसकी अध्यक्षता में ही पार्टी के अंदर चुनाव कराए जा सकते हैं और उसके बाद बीजेपी को फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। यही एक प्रक्रिया अपनाई गई थी जब अमित शाह के बाद जेपी नड्डा को बीजेपी का पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, फिर बाद में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके लिए चुनाव हुए थे और यही प्रक्रिया इस बार बनाई जा सकती है क्योंकि जेपी नड्डा जो बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल पहले खत्म हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को जून तक बढ़ाया गया था। अब वो चूंकि केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, पार्टी के अंदर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, तो दोनों पद को नहीं लग सकते। ऐसे में जल्द बीजेपी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। और रही बात नाम की, नाम में कई प्रयास लगाए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी का कोई दलित अध्यक्ष बन सकता है या ओबीसी अध्यक्ष मिल सकता है, जिसमें विनोद तावड़े का नाम चल रहा है जो कि महाराष्ट्र से आते हैं और ओबीसी चेहरा है। इसके अलावा के लक्ष्मण वो आंध्र प्रदेश से आते हैं और वो भी एक ओबीसी चेहरा है। इसके अलावा भी कई नाम है जो बीजेपी के अंदर। ठीक है, देखना होगा कि किसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। शुक्रिया आनंद आपका। मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हराने के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आरोप पर बीजेपी के नेता संगीत सोम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी को नहीं हराया है। पश्चिमी यूपी के बीजेपी नेता संगीत सोम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के उन्हें चुनाव हराने के आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि ये आरोप लगाना सरासर गलत है कि मैंने पार्टी को हराया और एसपी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया है। बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए। इसके अलावा संगीत सोम ने कहा कि वो संजीव बालियान को सलाह देते हैं कि अगर कोई बात है भीतर पार्टी के मंच पर रखें, न कि मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करें।